हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद रसायन विज्ञान एक वीडियो में और फिर एक वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी पूरी बुक की जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनाई गई सीरीज वाइज, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया गया है हमारा। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया गया है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है। जैसे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। कौन सी नियम के अनुसार होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। उसके बाद अगला पॉइंट है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। किसका नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है प्रिंसिपिया पुस्तक में। अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताएंगे हम लोग न्यूटन। उसके बाद अगला पॉइंट है, न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम के संयोग से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन का किस नियम से प्राप्त होता है, तो बताएंगे हम लोग द्वितीय तथा तृतीय नियम से। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। और आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल, और जिसे बोला जाता है समय परिवर्तन बोला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तो फिर छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे डिफिनीशन नहीं पूछी जाती ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है कि किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होगी, तो बताएंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, जो उदाहरण दिए गए, जैसे कि तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होगी? तो इसमें से होगी गतिज ऊर्जा। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद, क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा? क्रिया एवं प्रतिक्रिया अगर एक ही वस्तु पर क्रिया करे तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। किसके नियम की? जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। और वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है एनीमोमीटर का यूज? पवन का वेग मापने के लिए। उसके बाद, शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ? शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सोने की शुद्धता की माप क्या है, तो बताएंगे हम लोग कैरेट। और जो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट को होता है शुद्ध सोना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है या किस में मापा जाता है, तो बताएंगे हम लोग बार में। किस में? बार में। तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। जैसे यहाँ पे जो तोप होती है, या फिर जो जैसे कि कोई स्टिक, कोई टीचर है किसी को डंडा मारता है, तो क्या होता है, जैसे कि उसकी जो चोट लगती है, तो जितनी तेज वो डंडा मारता है उतनी तरीके से जो उसका ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके विपरीत दिशा में उतना ही मतलब तेज फोर्स करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे कि तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब गोली आगे निकलती है तो पीछे को धक्का लगता है, वो इसी वजह से होता है, क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला पॉइंट हमारा है, एक फायदम का मान 6 फीट या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। ये कैसी राशियाँ हैं? ये सदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियों में क्या क्या होता है? इनमें से परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया,
तापमान हो गया, समय हो गया। ये सारी राशियाँ कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। किसी सदिश राशि का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अगला पॉइंट, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे देखो, पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो त्वरण का मात्रक क्या है, तो बताएंगे हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं बल का मात्रक अगर पूछा जाए तो न्यूटन या फिर ऊष्मा, और कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। कौन से बल से? अभिकेंद्री बल से। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, और यहीं पे एक बल होता है अपकेंद्री बल। कौन सा बल होता है? अपकेंद्री बल होता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, जो अपकेंद्री बल होता है तो उसमें जो दिशा होती है वो होती है केंद्र से बाहर की ओर। कैसी होती है? बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। और वहीं पे जो अपकेंद्री बल होता है उसकी दिशा कैसी होती है? केंद्र की ओर होती है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, अपकेंद्री बल mv² अपॉन r के बराबर होता है, जहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान है और v का मतलब वेग तथा r का मतलब क्या है? त्रिज्या है। जड़त्व गुण का SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, यदि कोई वृत्ताकार मार्ग, ऐसे कोई मार्ग बना हुआ है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है, जिसे जनरेटर बोला जाता है। वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। कोई अगर घड़ी है, उसकी क्या लोलक की लंबाई अगर बढ़ाई जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल कहते हैं। जैसे कि कोई स्प्रिंग होती है, उसको क्या किया गया? उसको खींचा गया, उसके बाद जब वापस वो अपनी स्थिति में जाती है तो उसमें जो बल लगता है उसे बोला जाता है प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सीजे प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व क्या है? वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, और कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट दिया गया है कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अपान समय। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। दाब की एफआई इकाई पास्कल है। दाब को किसमें मापते हैं हम लोग? पास्कल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द्रवों में पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य सफंजक बल है। क्या पृष्ठ तनाव के कारण द्रवों में क्या होता है? सफंजक बल। सफंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक ही प्रकार के ऋणात्मक बल काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलेंगे हम लोग सफंजक बल। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे कि एक कोई क्या है, बर्तन कोई है, इसमें से उसमें पानी पड़ा हुआ है और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी जगह पे बर्फ़ रहती है तो जितना जितना बर्फ़ पिघलती जाती है तो उसका क्या है, जो जगह जो घेरे होती है बर्फ़, तो उसकी जगह भी क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है, तो उसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कौन सिद्धांत? अगर पूछा जाए कि आपसे उत्प्लावी बल या फिर उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, बताएंगे हम लोग आर्किमिडीज ने। पिघलने पर सामान्यतया ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका सफंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है। पारा शीशे को नहीं बचा पाता, किसकी वजह से? क्योंकि उसका जो सफंजक बल होता है पारे का, वो आसंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण। किस प्रक्रिया में? संवहन की प्रक्रिया में। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी या फिर 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। वाष्प किसमें परिवर्तित होती है? द्रव में परिवर्तित होती है। और किस क्रिया के द्वारा? संघनन क्रिया के द्वारा। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो सर्दियों के मौसम में पानी की पाइपलाइनें किस वजह फट जाती हैं, तो बताएंगे हम लोग, क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। जैसे कि क्या होता है, जब कोई बिजली चमकती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो क्या होगा, वो बाद में सुनाई देगी, लेकिन जो उसकी लाइट होती है, वो जिसका प्रकाश होता है, वो पहले दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसी वजह से प्रकाश पहले दिखाई पड़ जाता है और उसकी जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई दर्पण है उसमें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तरंग के केवल आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करते हुए कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाएगी कि एक कंपन पूरा करने में लगा समय जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो बताएंगे हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में,
आँख तथा कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है अधिक तरंगदैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो लाल रंग जो होता है वो ज़्यादा फैलता नहीं, बिखरता नहीं है, तो इसकी जो रोशनी है वो बहुत दूर तक जाती है। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोटर वाहनों में पक्ष दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। जैसे कि अवतल दर्पण है कोई, उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच जो रखी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसे बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। साथ ही इसी दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का भी बनता है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको फाउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। किस तकनीक द्वारा? इको फाउंडिंग द्वारा। उसके बाद एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य गामा किरणों का होता है जिसका तरंगदैर्ध्य 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। अगला पॉइंट हमारा है सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। उसके बाद अगर सबसे कम पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग सबसे कम जो होता है वो होता है गामा तरंगों का। किसका? गामा किरणों का। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। क्या नहीं हो सकता? ध्रुवीकरण नहीं हो सकता जिनका, वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। प्रकाश जो कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे आवृत्ति का इकाई मात्रक हर्ट्ज है, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सापेक्षिक गति की व्याख्या कौन करता है तो बताएंगे हम लोग डॉपलर का प्रभाव करता है। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य कारण क्या है तब भी बताएंगे हम लोग डॉपलर का प्रभाव। उसके बाद दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्पण कोण बनाता है जिससे कि वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। और दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम किसने किया? रोमर ने किया था। उसके बाद पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो पानी में डूबी हुई छड़ होती है वो थोड़ा तिरछी दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मारीचिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे परश्रव तरंगे कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए आपसे कि अपश्रव तरंगे जो होती हैं वो कितने हर्ट्ज तक होती है तो 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है अपश्रव तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं उन्हें बोलते हैं परश्रव तरंगे। और जो अगर एक क्वेश्चन और है कि श्रव्य तरंगे जिन्हें सुना जा सकता है तो वो होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होते हैं उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे देखो, वहीं पे फिर से दिया गया, अभी हमने बताया था आपको कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं।
अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किसी को दूर दृष्टि है तो उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो बताएंगे हम लोग उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहाँ वायु दबाव कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया हमारा, लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यक्तिकरण से बने त्रिवी बीम को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनके द्वारा रंग परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रंग का परावर्तन कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो बताएंगे हम लोग लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। देखो पार्थिव विकिरण, जैसे बादलों वाली जो रात होती है, जैसे बादल जब होते हैं तो यहाँ ये क्या हमारी जो पृथ्वी है उसके द्वारा जो ऊष्मा जो निकाली जाती है तो वो क्या होती है, बादलों से टकरा कर वापस आ जाती है यहाँ पे पृथ्वी पे। तो इसी वजह से जो बादल होते हैं, बादलों वाली रात क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है, जबकि खुले आकाश वाली रात्रि क्या होती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और इसका वजह क्या होता है, पार्थिव विकिरण होता है। जो विकिरण जो निकलती हैं पृथ्वी से, पार्थिव मतलब वही पृथ्वी की जो विकिरण होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, आइंस्टीन को प्रकाश वर्धित प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश वर्धित प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। और यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश वर्धित प्रभाव की खोज किसने की, तो बताएंगे हम लोग आइंस्टीन ने। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। अधिवर्ष या फिर पूछ लिया जाए लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का मतलब भी वही होता है कि जब फरवरी 29 दिन की होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कि लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक का आविष्कार किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, तथा आइंस्टीन ने किया था सापेक्षता के सिद्धांत का। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे किसी चालक तार का क्या प्रतिरोध जो है वो तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं अच्छी चालक किस वजह से होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु वैद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत जो होता है वह उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में क्या है? असीमित ऊर्जा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जिसमें दो डायोडों का संयोजन होता है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है।
सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपरकंडक्टर की चालकता क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। किसने? मैक्सवेल ने। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो बताएंगे हम लोग कैलोरी। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय फलन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, और जबकि परमाणु बम जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। उसके बाद अगला पॉइंट है रैम का आशय। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वहीं पर रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि जो कंप्यूटर की चिप बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग सिलिकॉन का। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला और सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। इस प्रभाव की खोज तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब रमन, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उन्होंने जब रमन प्रभाव की खोज की थी, कब की थी? 28 को की थी। तो उसी वजह से इनको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। किसकी निर्धारण में? आयु का निर्धारण करने में किया जाता है, रेडियो कार्बन और कार्बन 14 का। अगला पॉइंट हमारा है वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टल ने। और मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला पॉइंट हमारा है क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। नाटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अब देखो यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्री दूरी मापने की इकाई बताओ, तो बताएंगे हम लोग नाटिकल मील। वहीं पूछा जाए कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई बताओ, तो बताएंगे फेदोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। अगला पॉइंट दिया गया है जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था, और जिसमें पहला गिराया गया 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। उसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में। ये जो दोनों डेट है ये आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। उसके बाद एक पॉइंट और दिया गया है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? कॉस्मोलॉजी के द्वारा। उसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि अभी जो चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 सितंबर को, तो इस दिन से मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट होगा जिसमें जो भी पॉइंट दिए गए थे इसमें भौतिक विज्ञान के। उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रसायन विज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।